निकाय चुनाव के बाद हो सकता है धामी मंत्रिमंडल का विस्तार। कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की संभावना। रिक्त पदों को भरने की चर्चा भी तेज। राज्य के लिए गेम चेंजर साबित होगी शीतकालीन यात्रा। सीएम धामी ने किया दावा, अब तक चारों धामों में आ चुके 40,000 श्रद्धालु। राष्ट्रीय खेलों का प्रचार करेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। मंत्री रेखा आर्य की पहल पर सहयोग को राजी। राष्ट्रीय खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए दिए सुझाव। नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के बाद धामी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की भी चर्चा है। धामी मंत्रिमंडल में रिक्त चल रहे हैं 4 मंत्री पद। रिक्त पदों को भरने के विषय पर फिर से चर्चा तेज हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रिमंडल में सीएम समेत 12 मंत्री शामिल हो सकते हैं। इस वक्त धामी कैबिनेट में 4 मंत्री पद रिक्त हैं और ये कहा जा रहा है, इस बात की चर्चाएं तेज हैं कि निकाय चुनाव के बाद, यानी कि ये कहा जा सकता है 25 तारीख के बाद हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। तो लंबे समय से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही थी। इसी बीच अब यह सुगबुगाहट तेज हो गई है कि 4 रिक्त पदों को धामी सरकार जल्द भर सकती है। और निकाय चुनाव के परिणाम क्योंकि 25 जनवरी को आने हैं, तो उसके बाद यहां पर 4 मंत्री पदों को भरा जा सकता है। अब इसमें वरिष्ठ नेताओं को जगह मिलेगी, विधायकों को या युवा विधायकों को शामिल किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसी बीच चर्चा ये भी है कि जिन मंत्रियों के पास इस वक्त विभाग हैं, उन विभागों में भी फेरबदल किया जा सकता है, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखते हुए। चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता योगेश आरिफ ऑनलाइन पर हमारे साथ है। योगेश, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? मंत्री पदों को भरने की जो सुगबुगाहट तेज हुई है, किस तरीके की चर्चाएं हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल रवि, मैं आपको बता दूं कि धामी मंत्रिमंडल में रिक्त चल रहे 4 मंत्री पदों को भरने का विषय फिर से चर्चा में आ गया है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के बाद धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। देखिए, सत्ता के गलियारों में ये भी चर्चा है कि कुछ समय पहले भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मंत्रियों से कामकाज को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। ऐसे में परफॉर्मेंस के आधार पर मौजूदा मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है या कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। और ऐसे जी। में देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मार्च 2022 में जब दूसरी बार शपथ ली थी, तब उनके मंत्रिमंडल में 3 मंत्री पद रिक्त रखे गए थे। संवैधानिक बाध्यता के अनुसार अगर बात करें तो राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री ही हो सकते हैं। तो अब ये तय किया गया है कि 3 मंत्री पदों को बाद में भरा जाएगा। इसी बीच इस तरह से मंत्री चंद्र राम दास के निधन के कारण एक मंत्री पद और रिक्त हो गया था। तो यानी 4 रिक्त पद है, उनको भरने के लिए अब जो है निकाय चुनाव की बात कहा जा रहा है। हालांकि पहले जो है लोकसभा के दौरान भी ये चर्चाएं तेज हुई थी कि उस दौरान जो है इनको भरा जाएगा। उसके बाद ये भी चर्चा थी कि दीपावली पर शायद कुछ मंत्रियों मंडल का विस्तार होगा तो कई शहरों को मौका मिलेगा। जी जी इसके जी। बाद अब फिर ये चर्चाएं तेज हो गई। तो निकाय चुनाव के बाद माना जा रहा है कि इस पर जो है मोहर लग सकती है। हालांकि फिलहाल आचार संहिता तो ऐसे में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उसके बाद ही इस पर चर्चा होगी। लेकिन हालांकि देखने वाली बात यह है कि केंद्र नेतृत्व किन के मंत्रिमंडल में फेरबदल करता है या किन युवा विधायकों को मौका देता है या किन के लॉटरी जो है नए साल पर मंत्रिमंडल में लगने वाली है। तो ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है योगेश, और आप नजर बनाए रखिएगा इन तमाम चर्चाओं पर। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता इसी जनवरी महीने से लागू हो जाएगी। इसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसा होने से उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का क्यों न हो, उन सब के लिए यूसीसी एक समान कानून है। यूसीसी का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में मीडिया के सामने सरकारी की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने भी राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए यूसीसी समेत सरकार के बनाए तमाम कानूनों की तारीफ की थी। और उसको लागू करना, ये गौरव हर एक उत्तराखंड वासी को प्राप्त हो रहा है। के अंदर अनेक अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। चाहे देश के अंदर पहला राज्य होने का हमको गौरव प्राप्त हो रहा है। हर एक उत्तराखंड वासी को ये गौरव प्राप्त हो रहा है कि वो यूसीसी बनाने वाले राज्य का निवासी है। यूसीसी
का विधेयक बनाना और उसको लागू करना, ये गौरव हर एक उत्तराखंड वासी को प्राप्त हो रहा है। और हम पहले राज्य बनने जा रहे हैं जहां यूसीसी का विधेयक इसी माह जनवरी माह में अब हमारा लागू होने जा रहा है। इसी प्रकार अनेक सारे निर्णय हमने लिए हैं। चाहे आज हम विकास की बात करें तो हमने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर है। अरुण, जिस तरीके से यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया कि इसी महीने से लागू कर देंगे, क्या तैयारियां हैं और क्या लगता है कि कब तक यूसीसी की सौगात उत्तराखंड वासियों को मिल सकती है? जी रवि, बिल्कुल देखिए, यूसीसी को लेकर लंबे समय से लगातार इस पर कार्य हो रहा है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ये जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस तरीके की जानकारी साझा कर रहे हैं और उन्होंने बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि इसी माह जनवरी में ही जो है यूसीसी वो लागू हो जाएगा। इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। चाहे वो जिस तरीके से ड्राफ्ट तैयार यूसीसी को अगर लेकर बात की जाए तो 2022 से लगातार यूसीसी की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, जिसमें पहले उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद उसे विधानसभा के पटल पर विधेयक को रखा गया, वहां पर विधेयक पारित हुआ। इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए गया, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गया, वहां से मंजूरी मिली। उसके बाद उसकी नियमावली तैयार करने के लिए एक और कमेटी बनाई गई, नियमावली तैयार की गई। उसके बाद वो नियमावली की रिपोर्ट सरकार को उस कमेटी ने सौंपी। उसके बाद उसका अध्ययन भी हो रहा है और उसमें जो तमाम कार्य हैं वो भी किए जा चुके हैं, चाहे वो पोर्टल का काम हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है पोर्टल के माध्यम से होगी। तमाम जानकारियां भी उसके माध्यम से ले सकते हैं। इसी तरीके से अधिकारियों को दिशा निर्देश पूरे और निगम स्तर तक जो है जो अधिकारी हैं उन्हें उसके प्रशिक्षण का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जनवरी में ही जो है यूसीसी लागू हो सकता है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि 25 जनवरी के बाद प्रदेश में यूसीसी जो है वो लागू हो सकता है। तो इस तरीके की सुगबुगाहट बीते जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर कई बार जो है जिक्र भी कर चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यूसीसी सीमा जो है वो लागू प्रदेश में हो सकता है और ऐसा करने वाला आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा। और ऐसे इसी के लिए जिस तरीके से उत्तराखंड के यूसीसी के ही सरकार जो है जो अन्य राज्यों की भी सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी है केंद्र में भी, अन्य राज्यों में चुनाव में इसी बात को लेकर के जा भी रही है कि जिस तरीके से उत्तराखंड का जो यूसीसी रहा है उसी तरीके का यूसीसी जो है अन्य प्रदेशों में भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से अब इसको लेकर कार्य भी हो रहा है और ऐसे में उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बन जाएगा आजादी के बाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण विस्तार से जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा जारी है और अब तक 40,000 यात्री शीतकालीन यात्रा में चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। शीतकालीन यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में शीतकालीन यात्रा गेम चेंजर साबित हो रही है। जब 6 महीने कपाट खुले होते थे, यहाँ के सभी तरह का व्यवसाय करने वाले लोग भी 6 महीने ही अपना रोजगार करते थे, लेकिन शीतकालीन यात्रा में अब 12 महीने लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो उत्तराखंड के लिए एक नया अध्याय है। सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में शीतकालीन यात्रा से लोगों को और ज्यादा रोजगार मिलेगा और यात्रा हर तरह से सुखद रहेगी। ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि 6 माह जब कपाट खुले होते हैं हमारे धामों के, उस समय यात्रा बहुत जोर शोर से चलती है। उस दौरान हमारे व्यापारियों का काम चलता है, होटल वालों का काम चलता है, घोड़ा खच्चर वालों का काम करता है, डंडी कंडी वालों का काम चलता है, टैक्सी वालों का काम चलता है। अनेक प्रकार के सभी लोगों को कुछ न कुछ काम मिलता है, सबकी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, कारोबार चलता है और ये लाइफलाइन है। लेकिन 6 माह यात्रा जब बंद हो जाती थी, कपाट बंद हो जाते थे, तो उनका कारोबार बंद हो जाता था, उनको अन्य स्थान अपने सब काम बंद करने पड़ते थे। इस यात्रा के शुरू होने से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक नया काम शुरू हो रहा है और इस बार ज़्यादातर लोगों ने अपनी दुकानें बंद नहीं करी हैं, अपने काम यथावत रखे हैं और एक नया अनुभव हो रहा है आने वाले समय में। ये बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए, आर्थिकी के लिए भी, व्यापार कारोबार के लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि अब उनको 12 महीने काम मिलेगा, 12 महीने उनको काम पर रहना होगा। तो ये बड़ा काम है, इस वर्ष से शुरुआत की है और इस वर्ष अच्छे रुझान उसके आए हैं, अच्छे परिणाम आए हैं। आने वाले वर्षों में और अच्छे परिणाम आएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी ने पहले देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले उत्तराखंड प्रवासियों का सम्मेलन किया था, लेकिन अब उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहले उत्तराखंड में देश के अलग अलग स्थानों पर रहने वाले उत्तराखंड प्रवासियों का सम्मेलन किया गया, लेकिन अब
उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासियों का सम्मेलन होना है। सीएम ने कहा कि विदेश में नाम कमाने वाले उत्तराखंडियों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, इससे पहले हमने प्रवासी उत्तराखंडी भारतीय लोगों का सम्मेलन किया था, जो देश के विभिन्न कोनों पर, देश के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले उत्तराखंड के हमारे भाई बहन हैं। उन सबको बुलाया था, उन सबको पूरे 2 दिनों तक, एक दिन लगातार पूरे दिन चर्चा करी थी और एक बड़ा अच्छा उसका अनुभव रहा कि सब लोग हमारे अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़े। उन्होंने अपने अपने पैतृक स्थानों पर काम करने के लिए, उत्तराखंड की विकास में अपना योगदान देने के लिए हम सब के साथ हाथ बढ़ाया है और उसी के साथ हमने तय किया था कि एक ये काम की भी हमने शुरुआत की, एक नया इस प्रकार का सभी प्रवासियों को बुलाने का भारतवर्ष के, उसी प्रकार से पूरे देश दुनिया में रहने वाले जितने भी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनका भी हम सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया के अंदर उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेक विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त किए हैं, बहुत नाम उन्होंने अपना बनाया है और वो आकर अपने राज्य के लिए करना चाहते हैं, अपने पूर्वजों के राज्य के लिए। तो हम उन सबका स्वागत करते हैं, उनको बुला रहे हैं, उनके विचार लेंगे और जो हमारी उनसे अपेक्षा है, उनको हमसे जो अपेक्षा है, वो पूरा दिन भर का हम लोग चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और निश्चित रूप से चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देवभूमि के लिए अमृत। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव में कुल 5,399 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसमें से नगर प्रमुख अध्यक्ष पद के लिए 514 प्रत्याशी और सभासद सदस्य के लिए 4,885 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा 47 प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। राज्य में कुल 100 नगर निकायों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें 11 नगर निगमों, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं। प्रदेश के 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख के लिए कुल 72 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि सभासद पदों के लिए 2009 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसी तरह 43 नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 211 प्रत्याशी और नगर पालिका सदस्य के लिए 1,596 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं 46 नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 231 प्रत्याशी और नगर पंचायत सदस्य के लिए 1280 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि बैलेट पेपर छपने का कार्य शुरू हो गया, पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, बैलेट छपाई का कार्य पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ ही किया जाता है और पूर्ण सुरक्षा के साथ, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ही उसका मूवमेंट किया जाता है और निर्वाचन प्रारंभ होने से निर्धारित समय से काफ़ी पहले ही बैलेट जो है अपने यथास्थानों पर पहुंच जाएगा और उसके बाद जो है जब रवानगी होगी हमारी पोलिंग पार्टीज़ की, तो उनके पास वो उपलब्ध रहेगा पर्याप्त संख्या में। इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। कांग्रेस के 3 दिग्गजों ने पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। माना जा रहा है कि इसकी वजह से कहीं न कहीं कांग्रेस को कुछ निकाय सीटों पर नुकसान हो सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन से इस्तीफा देकर मथुरा दत्त जोशी ने भाजपा का दामन थाम लिया। इसके साथ ही बिट्टू कर्नाटक और जगत सिंह खाती भी बीजेपी में शामिल हो गए। 3 नेताओं के बीजेपी में जाने से कितना नुकसान और कितना बीजेपी को फायदा होगा, इसे लेकर कई सवाल हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस को फिर लगा झटका। इस बार प्रदेश उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। पहले बिट्टू, अब मथुरा दत्त जोशी का इस्तीफा। दोनों नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। निकाय चुनाव के लिए सीट बंटवारे के दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं की अनदेखी कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ गई। 48 वर्षों तक पार्टी की सेवा करने वाले प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। मथुरा दत्त जोशी के इस्तीफे की खबर से पार्टी में सियासी भूचाल आ गया। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित पार्टी के कई नेताओं की मौजूदगी में मथुरा दत्त जोशी, बिट्टू कर्नाटक और जगत सिंह खाती ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मथुरा दत्त जोशी जी, जिनसे मेरा कई दशकों का संबंध है और
ये जरूर है कि ये उस पार्टी में रहते हुए अपनी पार्टी के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी उसको लगातार पूरा करते थे और उसमें 1% की भी कहीं कोई छूट नहीं करते थे। संबंध बहुत अच्छे थे हमारे इनसे, लेकिन जब आमने सामने होते थे तो कभी नहीं करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी कभी हमारे मनों में किसी प्रकार की कटुता नहीं आई। और जब ये इन्होंने खुद बताया किस प्रकार से ये काम करते थे, आप सब जानते हैं, मीडिया के बंधु विशेष रूप से उनको जानते हैं, और मुझे मिले तो मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ा सा ये भी हुआ कि भाई चूंकि अभी रोज काम करते हैं तो मैंने कहा कि आदरणीय महेंद्र भट्ट जी जरूर उनको जो है अनवरत रूप से उनका काम चलता रहे उसकी व्यवस्था करेंगे। आज सम्मिलित हो रहे हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। पिथौरागढ़ मेयर सीट को लेकर थी नाराजगी। पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे मथुरा दत्त जोशी। कांग्रेस ने की मनाने की कोशिश, नहीं बनी बात। दरअसल विवाद उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन पिथौरागढ़ नगर निगम सीट पर मेयर पद के लिए पार्टी ने अंजू लुंठी को उम्मीदवार घोषित किया। इसी सीट के लिए मथुरा दत्त जोशी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, जिसे पार्टी ने अनदेखा किया। नाराज मथुरा दत्त जोशी ने कार्यालय जाना छोड़ दिया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जोशी से मुलाकात कर मनाने की कोशिश की, लेकिन शायद बात नहीं बनी। कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूँ, वो स्थिति नहीं रही जो किसी ज़माने में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन आज जिस तरीके से भाई भतीजावाद या पतन की तरफ जा रही है, जिस तरीके से निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है और पार्टी अपनी नीति और रीति से भटक गई है, तो इन बातों को लेकर हमने सोच समझकर निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी किसी को किसी दल से छीनती नहीं है। उस दल की कमजोरी है जो अपने कार्यकर्ता को मान सम्मान देने की स्थिति में नहीं होती। जब दल परिवारवाद से चलता है, जब दल में ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनसुनी होती है, तो इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। मैंने आज तीनों प्रमुख नेताओं को अपने दल में उनका मैंने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, और मैं जानता हूं कि इन जैसे निष्ठावान और समय देने वाले कार्यकर्ताओं की उपयोगिता किस रूप में करनी है, इनके मान सम्मान को प्रभावी रूप से स्थापित करना, ये अब क्योंकि हमारे परिवार सम्मिलित हुए, इसकी चिंता मैं करूंगा। मथुरा से पहले बिट्टू कर्नाटक ने दिया था इस्तीफा। पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का लगा आरोप। निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं की हुई अनदेखी। मथुरा दत्त जोशी से पहले बिट्टू कर्नाटक ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। बिट्टू का आरोप था कि टिकट बंटवारे में कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। मीडिया के सवालों पर उन्होंने यहां तक कह दिया था कि कार्यकर्ताओं के दम से पार्टी चलती है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में कुछ ही फैसले लेते हैं, लिहाजा अगर यूं ही चलता रहा तो प्रदेश इकाई का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। देखिए, 35 सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम किया, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पदभ्रमित हो चुकी है और अपने मार्ग से भटक चुकी है। आज स्थिति यह है कि अपने कार्यकर्ताओं को वो ना पहचान पा रही है, ना समझ पा रही है, और जो निर्णय ले रहे हैं वो राज्य हित में भी नहीं है, राष्ट्र हित में भी नहीं है। तो हमने कई बार, मैंने तो हर माह की 4 तारीख को एक चिट्ठी अपने आला कमान को देने का काम किया। पिछले 3 महीनों से मैं लगातार वो चिट्ठियां भेज रहा हूं, प्रदेश के अपने अध्यक्ष जी से लेकर शीर्ष नेता आदरणीय हरीश रावत जी से लेकर हमारे जो पूर्व में जिस पार्टी में मैं था आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से लेकर राहुल जी से, सोनिया जी, प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी। लेकिन ऐसी स्थिति इस कांग्रेस में आ चुकी है कि आज कार्यकर्ताओं की सुध लेने की तैयार नहीं है। वो एक एक कर कांग्रेस छोड़ रहे पार्टी के नेता। निकाय चुनाव पर असर पड़ना माना जा रहा तय। 48 वर्षों तक कांग्रेस में रहे मथुरा दत्त जोशी।
निकाय चुनाव से पहले दो नेताओं का इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि मथुरा दत्त जोशी 48 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। टिकट नहीं मिलने से नाराज कई नेता निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं। सियासत के जानकार इस बात पर जोर देते हैं कि पार्टी की अंदरूनी कलह ही पार्टी के विनाश का कारण है और इसका नुकसान न सिर्फ निकाय चुनाव यानी पंचायत चुनाव में उठाना पड़ेगा, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में भी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। नगर निकाय चुनाव का दौर है और इस दौर में बहुत से लोग अपने लिए टिकट मांगते हैं, अपने समर्थकों के लिए टिकट की पैरवी करते हैं और कई कारणों से जब उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो पार्टी के प्रति आक्रोशित हो जाते हैं। कुछ लोग नाराजगी तक सीमित रहते हैं, कुछ लोग पार्टी के विरोध में कदम उठाते हैं, पार्टी प्रत्याशियों को हराने के लिए काम करते हैं, पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और ऐसे समय पे निश्चित तौर पर पार्टी भी पूरे प्रकरणों पर नज़र रखती है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी भी पिथौरागढ़ से अपनी धर्मपत्नी के लिए मेयर का टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने वहां बेहतर प्रत्याशी को चुना और जिसकी जमीन पर पकड़ थी उसको चुनाव मैदान में उतारा। पार्टी का फैसला हमेशा पार्टी हित में होता है, लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी ने पार्टी से बगावत करके पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और निश्चित तौर पर इस पर मैं ये कहूँगा कि उनको धैर्य रखना चाहिए था। जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कांग्रेस पार्टी ने उनको दी है वो भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं मिलती है। जब जब चुनाव होते हैं तब तब पार्टी छोड़ते हैं कांग्रेसी। लोकसभा चुनाव से पहले कई नेताओं ने छोड़ी थी पार्टी। निकाय चुनाव में 2 नेताओं ने छोड़ी पार्टी, कई नाराज। जब जब उत्तराखंड में कोई चुनाव होता है तब तब कोई न कोई नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लेता है। बात लोकसभा चुनाव की हो या फिर विधानसभा चुनाव की, प्रदेश कांग्रेस की स्थिति तो मौजूदा वक्त में ये है कि निकाय चुनाव में भी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे पार्टी बीजेपी को टक्कर दे पाएगी और कैसे चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।